हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में हम भौतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम वैद्युत क्षेत्र में कूलाम के नियम का अध्ययन कर रहे थे। इसमें मैंने 3-4 लेक्चर के अंतर्गत कुछ अच्छे आंगिक प्रश्न का अध्ययन किया, जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत बहुत ही महत्वपूर्ण थे और कई बार पूछे गए हैं। और मैंने कुछ डेरिवेशन का अध्ययन किया, जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। उसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ आंगिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मंगलेश प्रजापति और आप सब देख रहे हैं अपने प्यारे से खूबसूरत चैनल डेल्टा 2 पाई में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। एक वर्ग है, पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग है, वर्ग के शीर्ष ए बी सी डी पर आवेश +2q -q + q, ऐसे हो जाएगा -q + q तथा -2q कूलाम के आवेश रखे गए हैं, जिसके केंद्र O पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी है। क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि एक वर्ग है जिसके शीर्ष ए बी सी डी पर +2q कूलाम -q कूलाम + q कूलाम तथा -2q कूलाम के आवेश रखे गए हैं, जिनके शीर्षों के कारण वर्ग के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना हमें करनी है। हम थोड़ा सा इस प्रश्न पर विश्लेषण करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे और उसको हल करेंगे। कोई भी प्रश्न को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले प्रश्न को पढ़ा जाए, उसके बाद उस पर विचार कीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उस पर हम समझ का विकास करते हैं, हम उसको एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन किस प्रकार लगेगा, तब हम क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से हम हल कर पाएंगे। हमें निकालना है O पर, तो अब ये O कोई बिंदु है, तो +2q कूलाम आवेश कर A इसका विकर्ण हो जाएगा। वर्ग के विकर्ण जिस बिंदु पर छेदित करते हैं, वहाँ से शीर्षों की जो दूरियाँ होती हैं आपस में समान हो जाती हैं। ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी आपस में क्या हो जाएगी, समान। और इसकी भुजा क्या है, A है, तो जो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा वह a√2 होता है। कैसे, A जो पूरी दूरी आएगी a√2 हो जाएगी, A दूरी हो जाएगी a√2 हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे हम OA OB OC OD बराबर हो जाएगा AC/2, AC या BD/2। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा AC या BD का वैल्यू हो जाएगा a√2/2। ये 2 नीचे 2 × √2 हो जाएगा। 2 को क्या ले सकते हैं हम, 2 को √2 × √2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a/√2। अर्थात ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी क्या हो जाएगी, a/√2। तो +2q कूलाम का आवेश है, तो +2q कूलाम आवेश के कारण किसी बिंदु जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वह आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। अब एक कारण है, हम लिखेंगे E और +q कूलाम आवेश का इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हो जाएगी, प्लस धन परीक्षण आवेश के कारण या धनावेश कर किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती हो वो सदैव उस बिंदु के बाहरी तरफ होती है, ये क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। हम -q कूलाम B पर है, तो -q कूलाम आवेश का जो बिंदु B पर O पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हो इनवर्ट डायरेक्शन अर्थात उसी की तरफ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। और -2q कूलाम आवेश कर बिंदु O पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हो जाएगी वो क्या उसी दिशा में हो जाएगी, अर्थात हो जाएगा ED। मैंने चारों आवेशों के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को गया, क्योंकि -q कूलाम आवेश कर किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा होती है उसी तरफ होती है, और +q कूलाम आवेश कर बिंदु P पर या किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है उस बिंदु के बाहर तरफ होती है। तो मैंने यहाँ पर दिखाया। यहाँ से हम देखेंगे D और B की जो बिंदु O पर -2q कूलाम D और B के कारण बिंदु O पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा है वो अब विपरीत दिशाओं में है,
तो बिंदु O पर जो परिणामी वैल्यू क्षेत्र तीव्रता हो जाएगी इन दोनों की अंतर के बराबर हो जाएगी। उसी प्रकार से प्लस ए के का जो वैल्यू क्षेत्र तीव्रता होगी वह EA है और C का जो वैल्यू क्षेत्र तीव्रता होगी EC हो जाएगी। दोनों की तीव्रताओं की दिशा आपस में क्या है, विपरीत है। इसलिए बिंदु O पर जो परिणामी वैल्यू क्षेत्र तीव्रता की दिशा होगी EC और EA का वो क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, इन दोनों की अंतर के बराबर हो जाएगा। किसी बिंदु पर चाहे वैद्युत बल हो चाहे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशाएं यदि आपस में समान है तो दोनों का योग हो जाएगा, और अगर आपस में विपरीत हैं दोनों क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो हम देखेंगे दोनों विकर्णों पर आवेशों का जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रताओं की दिशा है वो क्या है, विपरीत है। इसलिए परिणामी जो हो जाएगा वो दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम विकर्ण AC पर उपस्थित आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि हो जाएगा EA तथा EC हो तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगा। हमने क्या माना, इन दोनों का जो परिणामी वैल्यू क्षेत्र तीव्रता E1 हो जाएगा। तो E1 बराबर हम लिखेंगे, E1 बराबर हो जाएगा यहाँ से E1 का जो वैल्यू हो जाएगा तो लिखेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये +2Q है और ये क्या है, ये +Q है। तो ये 2Q कूलम आवेश का जो वैल्यू क्षेत्र तीव्रता हो, क्योंकि दूरी बराबर है तो दूरी बराबर है तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता वही अधिक होगा जिसका आवेश अधिक होगा। तो जो EA है ये +2Q कूलम आवेश कण है और जो EC है +Q कूलम आवेश कण है। दूरी बराबर होने पर वही वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण अधिक होता है जिसके आवेशों का परिमाण अधिक होता है, अर्थात 2Q कूलम के आवेश कण EA में जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इसका परिमाण अधिक होगा। इसलिए यहाँ पर दोनों के अंतर के बराबर के लिए हम क्या लिखेंगे, वेक्टर EA माइनस क्या हो जाएगा, वेक्टर EC। तो हमें परिमाण ज्ञात करना है तो हो जाएगा यहाँ से EA क्या हो जाएगा, K कूलम के नियम क्या होता है, K Q1 Q2 बटे हो जाएगा R1 स्क्वायर, हम यहाँ से एक लिए हो जाएगा R1 स्क्वायर लिख देंगे, प्लस हो जाएगा EC के लिए क्या हो जाएगा, K हो जाएगा यहाँ पर हम Q1 डैश Q2 डैश बटे लिखेंगे R1 डैश स्क्वायर। अब EA जो है EA, अच्छा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है, ये हमने गलती से लिख दिया, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है तो क्या होता है, किसी बिंदु आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है E होती है KQ/R स्क्वायर होती है, जहाँ पर K क्या समानुपातिक नियतांक है जिसका वैल्यू 1/4πε0 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा वेक्टर E1 इक्वल हो जाएगा KQA बटे हो जाएगा R स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा KQC बटे R स्क्वायर C हो जाएगा। K कामन है और QA का मान +2Q है और RA यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा RA। तो दूरी क्या है, अर्थात RA का जो वैल्यू लिखेंगे हम RA स्क्वायर हो जाएगा OA स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस QC का मान Q है, R स्क्वायर C का मान लिखेंगे हम OC का स्क्वायर। अब यहाँ पर OA और OC का जो वैल्यू है A/√2 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं K2Q अपान A/√2 का होल स्क्वायर माइनस KQ अपान A/√2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा E1 इक्वल टू हो जाएगा KQ पूरे में कामन है तो बचेगा यहाँ से 2/A²/2 माइनस यहाँ से हो जाएगा KQ कामन है 1/A²/2 हो जाएगा।
यहाँ से हो जाएगा के क्यू, ये ऊपर जब जाएगा तो हो जाएगा 4/a² माइनस 2/a² इक्वल टू हो जाएगा के क्यू इंटू ये हो जाएगा 2a² इक्वल टू लिख सकते हैं हम 2 बाहर हो जाएगा के क्यू बाई a²। ए E1 का परिमाण आ गया। वो E1 क्या है? EA और EC का परिणामी। हम इसको हम मान लेते हैं ये पूरा F हम मान लेते हैं, माना पूरे का मान हम F मान लेते हैं। इसी प्रकार हो जाएगा। इसी प्रकार विकर्ण BD पर उपस्थित आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीव्रता क्या क्या है? EB तथा ED हो तो परिणामी तीव्रता E2 होगा। अब E2 क्या है? दोनों की दिशा विपरीत हैं, इसलिए E2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो भी अंतर के बराबर। लेकिन किसमें से किसको घटाया जाए? तो बड़े वाले में छोटे वाले को। अब -2 कूलम आवेश का O पर वैल्यू क्षेत्र तीव्रता AD है, प्लस -q कूलम आवेश का इस पर EB है। तो दूरियां क्या है? समान है। तो वही वैल्यू क्षेत्र तीव्रता का परिमाण, उसी वैल्यू क्षेत्र तीव्रता का परिमाण बड़ा हो जाएगा जिसके लिए आवेशों का परिमाण बड़ा होता है। तो 2q कारण ED है तो क्या लिखेंगे हम? E2 इक्वल टू हो जाएगा ED माइनस E हो जाएगा ED। हमें परिमाण ज्ञात करना है। E2 इक्वल टू हो जाएगा K हो जाएगा। अब यहाँ से QD हो जाएगा QD/r² माइनस हो जाएगा KQB/r² हो जाएगा। QD का मान 2Q है। 2Q यहाँ पर माइनस क्या? माइनस तो प्रकृति को बता रहा है ना, उसकी दिशा को बता दे रहा है। और r², ए वाली दूरी सब बराबर होगी, अर्थात r²D का हो जाएगा OD का स्क्वायर हो जाएगा माइनस QB का इस पर जो आवेश है वो भी Q हो जाएगा अपन r²B। ये r²B B मतलब B का इसका जो बीच की दूरी हो जाएगी OB का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा K 2Q OD और OB की दूरी कितना है? a/√2 है। हो जाएगा यहाँ से a/√2 का होल स्क्वायर माइनस KQ a/√2 का होल स्क्वायर। यहाँ से लिख सकते हैं हम, यहाँ से लिखेंगे ये हो जाएगा KQ कॉमन है, KQ कॉमन हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 2a² माइनस हो जाएगा 1/a² हो जाएगा। यहाँ से क्या लिखेंगे हम? KQ ये हो जाएगा 4/a² माइनस 2/a²। तो E2 का जो वैल्यू निकाल लेते हैं हम, E2 इक्वल टू हो जाएगा KQ ये हो जाएगा 2/a²। यहाँ हो जाएगा K2 बाहर हो जाएगा Q/a²। हमने इसको क्या माना है? F माना है। तो क्या हो जाएगा? E2 भी क्या हो जाएगा? F के बराबर हो जाएगा। हमने मान लिया ये हो जाएगा। देखेंगे E1 और E2 का मान, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? E1 mod ऑफ E1 और mod ऑफ E2 का जो वैल्यू है आपस समान है, अर्थात तो हो जाएगा ये E हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। यहाँ से E के बराबर है। आप यह भी मान सकते हैं, लेकिन वो हम सभी लोगों ने उसको मान्यता फोर्स के रूप में दे दिया। यहाँ पर हमने E ही मान लिया, E था E मान लिया, यहाँ से E है। E1 और E2 का मान कितना हो गया? E है। जब हम जानते हैं जब किसी भी बिंदु पर
किन्हीं दो आवेशों कारण उत्पन्न होने वाले चाहे वैद्युत बल हो चाहे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हो के परिमाण आपस में बराबर होते हैं तो उन दोनों का जो परिणामी होता है उनके मध्य बिंदु से होकर जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे और थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे। जो यहाँ पर जो 2Q यहाँ से क्या लिखे हैं, जैसे मैंने लिखा E1 निकालेंगे, अगर यहाँ से E1 निकाला है तो दिशा इस प्रकार से हुआ। यहाँ पर EA इसकी दिशा इस साइड है, Q कार्ड इसकी दिशा इस साइड है, लेकिन दोनों में जो परिणामी आपका निकला EA माइनस EC की दिशा क्या होगी, EA माइनस EC की दिशा क्या होगी, जो जिसकी तीव्रता अधिक होगी उसकी दिशा उसी तरफ हो जाएगी। ये 2Q कूलाम आवेश कार्ड यहाँ पर EA माइनस EC, इसको मतलब EA का जो परिमाण हो प्रबल है, इसलिए जो EA माइनस EC की जो दिशा होगी वह क्या हो जाएगी, EA की तरफ हो जाएगी, अर्थात प्लस 2Q कूलाम की तरफ। अर्थात इसका मतलब क्या है, यह EA का जो परिमाण प्रबल है इसलिए इसकी दिशा इस साइड हो जाएगी, ओवरऑल दिशा क्या हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी। उसी प्रकार से E2 ED माइनस EB, यहाँ पर ED बड़ा है और EB छोटा है तो ED बड़ा है, तो ये क्या है आपका ED बड़ा है, इसका मतलब ओवरऑल जो दिशा हो जाएगी इन दोनों के परिणामी, भाई इसके माइनस 2Q कूलाम उसका ED है और माइनस Q कूलाम उसका EB है, लेकिन इन दोनों का अंतर जब निकाला जाएगा उसमें से ED ज़्यादा प्रबल है तो जो दिशा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसी तरफ हो जाएगी, अर्थात O से D की तरफ हो जाएगी। अब जो परिणामी निकलेगा, हमने कहा कि ED, तो इसका जो इन दोनों का जो परिणामी है ये क्या है आपका E2 है और इसका जो परिणामी है ये क्या है, E1 है। तो जो ED और EB का परिणामी E2 है, EA और इसी का परिणामी EA और इसी का परिणामी E1 है। तो E1 और E2 का मान समय के डेके 2 से बराबर है जब किसी बिंदु पर कार्य करने वाले चाहे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हो चाहे वैद्युत बल हो का परिणामी आपस समान होता है, तो उनका जो नेट फोर्स होता है, अर्थात हमें EO ज्ञात करना था, वो क्या हो जाएगा, इन दोनों की मध्य बिंदु से होकर जाएगा, एक एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जो परिणामी हो जाएगा, हम परिणामी किससे निकाल देंगे, समान चतुर्भुज के नियम से इसको हम मिला देंगे यहाँ पर, तो क्या बनेगा, समान चतुर्भुज बनेगा। तो लिखेंगे बिंदु O पर परिणामी समांतर चतुर्भुज के नियम से, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, EO बराबर हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ये क्या है आपका E1 है, ये क्या है E2 है, प्लस 2E1 E2 cos थीटा। तो थीटा का जो वैल्यू है 90 अंश है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, EO इक्वल हो जाएगा यहाँ से E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और cos थीटा का मान जब 90 अंश हो जाएगा तो हो जाएगा 2E1 E2 cos 90 अंश, cos 90 का मान 0 हो जाएगा तो हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो E1 का मान कितना है, E है, E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर हो जाएगा रूट में 2E स्क्वायर इक्वस्ट हो जाएगा EO इक्वस्ट हो जाएगा E रूट में 2। अब E का वैल्यू कितना आया है, E का वैल्यू आया है यहाँ पर 2KQ/A स्क्वायर, तो लिखेंगे यहाँ से हो जाएगा KQ/A स्क्वायर, और कितना है 2 है तो हो जाएगा 2√2 हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। यही केंद्र O पर, वर्ग केंद्र O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हो जाएगी। इसको और हम लिखने चाहें तो EO बराबर हो जाएगा K का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/A स्क्वायर 2√2, क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने इसको पूरा एनालिसिस करके आपको बताया। तो क्वेश्चन क्या था, एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा A है, और शीर्ष ABCD जिस पर आवेश प्लस 2Q माइनस Q प्लस Q और माइनस 2Q इस प्रकार से रखे गए हैं, जिसे केंद्र पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता गणना करनी थी और केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता यही आया। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं, जो कम से कम आपके 5 नंबर के अंतर्गत आएंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना, जब हम क्वेश्चन को बता रहे हैं, जो मैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता को बता रहा हूँ
उसकी दिशाओं को, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दिशा। जब तक आपको दिशा का ज्ञान नहीं रहेगा कि प्लस क्यू कूलाम आवेश कर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा क्या होगी, वैद्युत बल की दिशा क्या होगी, जब तक आप दिशा को सही तरीके से नहीं पकड़ पाएंगे तो आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। भले ही रट कर आप 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हर एक क्वेश्चन को लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है, वो दिशा है और उसके फार्मूले हैं। कैलकुलेशन तो आपके ऊपर है, हम सभी के ऊपर है। इसलिए जो कुछ भी, इसलिए जब कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और उससे पहले पीछे की वीडियो अवश्य देख लें, तब आपको अगला वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और वीडियो को स्किप ना करके पूरा का पूरा देखिए। अगर आवश्यक हो आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको नोट्स बनाइए, जिससे उसका रिवीजन कीजिए। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजाएं L है, जिसके शीर्ष ABC है, ABC पर उपस्थित जो आवेश है -4Q + 2Q तथा +Q कूलाम का आवेश शीर्षों पर स्थित है। तो +Q कूलाम के आवेश पर अन्य 2 आवेशों के कारण कार्य करने वाले वैद्युत बल की हमें गणना करनी है। जैसे यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में। एक समबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्ष ABC है, प्रत्येक भुजाएं L है। A पर -4Q कूलाम का आवेश स्थित है, B पर +2Q कूलाम का आवेश स्थित है और C पर +Q कूलाम का आवेश स्थित है। तो +Q कूलाम के आवेश पर अन्य 2 आवेशों के कारण, अर्थात -4Q और +2Q कूलाम आवेश कारण +Q कूलाम के आवेश पर कार्य करने वाले वैद्युत बल की गणना करनी है। कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूरा मज़ा आ जाएगा इसको लगाने में। हम देखते हैं, अब पहले दिशा की बातें करते हैं। ये -4Q कूलाम का आवेश है, -4Q कूलाम आवेश के कारण, यदि ये -4Q कूलाम का आवेश है और C पर +Q कूलाम का आवेश है, तो कैसे आवेश हो गए हैं? एक -4Q है, एक +Q है, तो माइनस प्लस मीन्स क्या हो गए, विजातीय आवेश। और हम जानते हैं विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। इसका मतलब ये -4Q का जो परिमाण है Q से अधिक, इसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, और क्या होगा, -4Q कूलाम आवेश C पर एक बल लगाएगा और वह बल क्या हो जाएगा, FCA, अर्थात A के द्वारा C पर लगाया गया बल। उसी प्रकार से +2Q कूलाम का आवेश C पर उपस्थित आवेश पर एक बल लगाता है। अब कौन सा बल लगाएगा, वैद्युत बल की प्रकृति क्या होगी, A प्लस है A भी प्लस है, A प्लस है A भी प्लस है, अर्थात प्लस 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 मीन्स क्या हो जाएंगे, सजातीय आवेश। और किन्हीं 2 सजातीय आवेशों के मध्य कार्य करने वाले वैद्युत बल की जो प्रकृति होती है वो प्रतिकर्षण बल होता है। अर्थात +2Q कूलाम का आवेश इस पर एक बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, B C पर लगाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, FCB, अर्थात B के द्वारा C पर लगाया गया बल। अब FCA हम निकालेंगे, FCB निकालेंगे। हम देखेंगे FCA और FCB का क्या परिमाण बराबर है, FCA और FCB बलों का क्या परिमाण आपस में बराबर है। यदि परिमाण आपस में बराबर होगा तो जो परिणामी हो जाएगा दोनों के बीच से होकर जाएगा। अगर नहीं बराबर होगा तो जो परिणामी उस तरफ जाएगा जिस बल का परिमाण अधिक होगा। पुनः हम दोनों बलों को ज्ञात करेंगे अलग अलग और देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्या दोनों बलों की परिमाण आपस में बराबर है। यदि है तो उन दोनों बलों के जो परिणामी बल होगा उन दोनों बलों के बीच से होकर जाएगा। यदि नहीं है तो उन दोनों बलों से निकलने में जो परिणामी बल होगा उस तरफ जाएगा जिसमें जिस बल का परिमाण अधिक है। यहाँ पर हम निकालते हैं, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पहले -4Q कूलाम आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत बल यदि FCA हो तो कूलाम के नियम से, तो
तो कूलाम का नियम क्या होता है, FCA बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटे R² होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, FCA इक्वल टू K, Q1 का मान 4Q है, Q2 का मान Q है, अपान R² अर्थात AC का स्क्वायर हो जाएगा, AC का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा FCA मीन्स A के द्वारा C पर लगाया गया बल का जो परिमाण हो जाएगा K, 4Q तो क्या हो जाएगा 4Q स्क्वायर अपान AC है, AC के जो डिस्टेंस है, AC दूरी है L स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे हम इसको 4 हो जाएगा 4KQ स्क्वायर अपान L स्क्वायर। इसका जो वैल्यू हो जाएगा, अभी हम इसको ऐसे रहने देते, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार हम गणना करेंगे FCB कूलाम के नियम से। क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे R²। तो हो जाएगा FCB का परिमाण गणना करेंगे, FCB के Q1 का मान हो जाएगा 2Q और Q2 का मान हो जाएगा Q बटे R² मीन्स क्या हो जाएगा VC का होल स्क्वायर हो जाएगा। FCB मीन्स B के द्वारा C पर लगाया गया हो जाएगा 2KQ स्क्वायर, BC का मान L²। अब देखते हैं यदि हम ये वाला बल यह मान लेते हैं तो इस बल को क्या लिख सकते हैं हम, इस बल को लिख सकते हैं 2 × 2KQ स्क्वायर बटे L²। तो 2KQ स्क्वायर अपन L² का मान F है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2F। इस समीकरण क्या बन जाएगा 1 हो जाएगा और इस समीकरण क्या बन जाएगा 2। अब हम देख रहे हैं FCB और FCB और FCA की गणना मैंने किया और ऑब्जर्व किया कि जो FCA है वह FCB का 2 गुना है। इसका मतलब FCB जो आपका FCB है या आपका FCA है वो क्या है 2 गुना है FCB का। इसका मतलब FCA का जो वैल्यू है वो क्या है अधिक है, इसलिए इन दोनों का जो परिणामी होगा ये क्या हो जाएगा FCA की तरफ इसका झुकाव हो जाएगा। तो अर्थात क्या हो जाएगा F नेट। मैंने क्या कहा अभी, कहा दोनों बलों को हम कूलाम के नियम से गणना करेंगे और देखेंगे क्या दोनों बलों का परिमाण आपस में बराबर आ रहा है। यदि आता तो जो परिणामी बल होता इसके मध्य बिंदुओं से होकर जाता, नहीं आया तो परिणामी बल उस तरफ से होकर जाएगा जिसमें बल का परिमाण अधिक होगा। तो FCA का परिमाण अधिक है, इसलिए जो परिणामी बल है इस तरफ झुकता हुआ, तो इसका जो झुकाव होगा FCA की तरफ होगा। इसको यहाँ से हम मिला देते हैं, ये बनेगा चतुर्भुज। अब सबसे पहले हम इस एंगल की गणना करते हैं। हमें एंगल पता नहीं है लेकिन मैंने माना क्या है समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण 60 अंश से भी हो जाएगा, 60 अंश से भी हो जाएगा, 60 अंश से भी हो जाएगा। तो ये पूरा जो एंगल है ये कितना है 180 अंश है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 में से हम निकाल देंगे ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, पूरा जो एंगल है ये 60 है और ये पूरा एंगल 180 है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पूरे में से ये वाला एंगल निकाल देंगे तो बचे क्या 120 अंश। इसका मतलब क्या हुआ ये जो एंगल है ये पूरा एंगल कितना है 180 अंश, ये एंगल कितना है 60 अंश। तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 में से हम 60 घटा देंगे क्या आ जाएगा 120 अंश। और जो ये 120 अंश एंगल आ रहा है वह FCB और FCA के मध्य का आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे बिंदु प्लस Q कूलाम के आवेश पर अर्थात C पर कार्य करने वाला जो परिणामी बल होगा वो उसकी गणना हम सामान्य चतुर्भुज के नियम से करते हैं। लिखेंगे बिंदु C पर उपस्थित प्लस Q कूलाम के आवेश पर कार्यरत बल की गणना हम समांतर चतुर्भुज के नियम से करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा लिखेंगे तो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या हो जाएगा F हमें निकालना है F नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा करड़ी में हो जाएगा F²
एफ स्क्वायर सी ए प्लस एफ स्क्वायर सी बी प्लस 2f सी ए एफ सी बी कॉस थीटा। जो थीटा है एफ सी ए और एफ सी बी के बीच का कोण है, तो एफ सी ए का जो मान है वो 2f है, यहाँ से हो जाएगा 2f का होल स्क्वायर। एफ सी बी का मान जो है वो f है प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2f इंटू एफ कास थीटा हो जाएगा कास 120 अंश। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम रूट में 4f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4, ये हो जाएगा 4f स्क्वायर कास 120 अंश। कास 120 अंश ए चतुर्थांश बनेगा, ये 90 प्लस थीटा इसमें जाएगा ए यस, यहाँ से क्या हो जाएगा कास 90 प्लस थीटा हो जाएगा कास 90 प्लस 30 अंश बराबर हो जाएगा माइनस साइन 30 अंश, और माइनस साइन 30 अंश का मान -1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2। तो लिखेंगे हम रूट में ये हो जाएगा 5f स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4 हो जाएगा 2f स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 3f स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा f रूट में 3। यही क्या आया F नेट फोर्स न्यूटन प्रति कूलम। ये किस पर आया, बिंदु C पर कार्य करने वाला परिणामी बल इन दोनों आवेशों का। और F का मान हम रखना चाहें तो F का मान हो जाएगा यहाँ से F नेट इक्वल टू हो जाएगा 2k स्क्वायर बाई L स्क्वायर रूट में 3, या लिख सकते हैं इसको हम k स्क्वायर बाई L स्क्वायर 2 रूट में 3, क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम F नेट। और इसको अगर लिखने का प्रयास करेंगे हम क्या लिख सकते हैं, F नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा q स्क्वायर बाई L स्क्वायर इंटू 2 रूट में 3, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। इस प्रकार से एक प्रश्न का हल है। क्वेश्चन था एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजाएं L हैं, जिसके शीर्षों पर -4q प्लस 2q प्लस q कूलम का आवेश स्थित है, प्लस q कूलम के आवेश पर अन्य 2 आवेशों पर कार्य करने वाले विद्युत बल की गणना हमें करनी थी, जिसको मैंने इस प्रकार से सॉल्व किया, जो कि इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अभी हम केवल बोर्ड परीक्षा की ही बात करेंगे। जितने क्वेश्चन चाहे हम गणित में बताएंगे, चाहे हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आपको जो कुछ भी हम लेक्चर लेकर आए, सभी में हम उन्हीं क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए, आप बिल्कुल वीडियो को स्किप ना कीजिए, नहीं तो आपका जो कुछ भी आप क्वेश्चन को देखेंगे वो सही तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। जब आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो बीच में कॉन्सेप्ट भूल जाएगा, तो आपको समस्या होने लगी। इसलिए वीडियो को क्रमागत देखिए और बीच में स्किप ना कीजिए। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप गोले हैं जिस पर दो समरूप गोले हैं जो आपस में निश्चित दूरी पर रखे गए हैं, जिन पर आवेशों का जो परिमाण है वह +4q और -2q कूलम का आवेश है। उस पर कार्य करने वाला जो वैद्युत बल है वह F है। यदि इन दोनों गोलों को हम स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख देंगे तो दोनों गोलों पर कार्य करने वाले वैद्युत बल के मान की गणना हमें करनी है। जैसे हम मान लेते हैं दो समरूप गोले हैं, यहाँ से दो समरूप गोले हैं, एक गोला A है और दूसरा गोला B है। इस पर जो आवेश है एक Q1 बराबर है दिया गया 4q और Q2 बराबर -2q कूलम का है। तो इस पर कार्य करने वाला F अट्रैक्शन फोर्स का जो वैल्यू है वो F दिया है। ये निश्चित दूरी पर रखे गए हम मान लेते हैं R है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ कह रहा है कि इसको स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाए। स्पर्श कराने के बाद तो स्पर्श कराने के बाद A आपका A हो जाएगा और आपका B हो जाएगा।
इसके बीच की दूरी पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो जो आवेश हो जाएगा वो Q1 डैश हो जाएगा और आवेश Q2 डैश हो जाएगा। अभी हमें आवेशों का जो परिमाण, आवेश तो स्थानांतरित हो जाएंगे। अगर दो गोले आपस में स्पर्श करते हैं तो आवेशों का विनिमय होने लगता है, आवेशों का स्थानांतरण होने लगता है। आवेश जिसमें आवेश की मात्रा अधिक होती है और जिसमें कम होती है तो आवेश उच्च मात्रा वाले आवेश से निम्न मात्रा वाले आवेश की तरफ जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर दोनों गोलों को स्पर्श कराना है। स्पर्श कराने के बाद अभी हम आवेशों का, हमें स्पर्श कराने के बाद दोनों गोलों को उतनी दूरी पर रखा गया है, लेकिन हम आवेशों का मान तो परिवर्तन हो जाएगा, कितना होगा ये हमें अज्ञात है। थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान देते हैं। कहा गया कि दो समरूप गोले हैं, हम समरूप गोले पर अध्ययन कर लेते हैं। समरूप गोले, समरूप या सर्वसम, सर्वसम का तात्पर्य ऐसे गोले से है जिसका जो एक ही धातु के हो, जो एक ही धातु के हो, जिनका आकार समान हो और जिनकी आकृति समान हो। इसको समरूप या सर्वसम होने का तात्पर्य यही होता है। अगर दो गोले समरूप कह दिया तो इसका मतलब वो एक ही धातु के बने होंगे और आकृति समान ही है, गोले हैं और एक ही आकार के होंगे। अर्थात जितना जो पहला गोला ए है, यदि उसकी त्रिज्या R1 है तो दूसरे गोले की त्रिज्या भी R1 होगी। यदि ऐसा है तो स्पर्श कराने के बाद, यदि ऐसा है तो स्पर्श कराने के बाद जो दोनों गोलों पर आवेशों के विनिमय के बाद प्राप्त होने वाले नए आवेश होंगे वे उन दोनों आवेशों के समांतर माध्य के बराबर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हम समरूप का, सर्वसम का अर्थ यही होता है वो एक ही धातु के हों, वे आकार में समान हो, आकृतियों में समान हो। तो यहाँ से हम समझते हैं, इसको हल करते हैं। अब हल क्या करते हैं, कहा कि दो समरूप गोले ए और बी हैं जिन पर कार्य करने वाला आकर्षण बल F है, जिन पर आवेश क्रम से 4q तथा -2q कूलाम का आवेश जो एक निश्चित दूरी पर रखे गए हैं। तो ये हम चित्र पहला मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं हम दूसरा लिखेंगे। चित्र नंबर 1 के अनुसार यदि वैद्युत बल F हो तो कूलाम के नियम से हो जाएगा F अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 बटे R² हो जाएगा। यहाँ से Q1 का मान हो जाएगा K, Q1 का मान 4Q, Q2 का मान 2Q हो जाएगा बटे R²। R का मान है R ही रहेगा, R1 है R1 तो R² हो जाएगा। यहाँ पर माइनस था, माइनस क्यों नहीं, क्योंकि ये माइनस और प्लस ही बता रहा है उस पर कार्य करने वाले वैद्युत बल की प्रकृति, क्योंकि ये माइनस से प्लस इसलिए इस पर आकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, F अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू हो जाएगा 4 2 8, 8K Q² अपान हो जाएगा R²। समीकरण हम 1 मानते हैं। अब क्या कर रहा है, स्पर्श कराने के बाद यहाँ पर लिखेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ पर हम लिख देंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट। जब दो समरूप गोले, समरूप या सर्वसम, जब दो समरूप या सर्वसम गोले आपस में स्पर्श करते हैं, तो उन दोनों गोले पर आवेश दोनों आवेशों के औसत मान के बराबर होता है। और सर्वसम, जब दो सर्वसम या समरूप सर्वसम कब होंगे, जब एक ही धातु के बने होंगे, आकार भी एक होगी, आकृति भी होगी, तब एक कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो जो नया आवेश आया है वो क्या आया है, Q1 डैश, और क्या आया है Q2 डैश। क्या हो जाएगा, दोनों के योग के आधा, तो हो जाएगा 4Q और माइनस यहाँ से 2Q हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 2 इक्वल हो जाएगा 2Q/2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा Q, अर्थात Q1 डैश का मान भी Q होगा, Q2 डैश का मान भी Q होगा। उस स्थितियों में इस पर कितने बल कार्य करेंगे, और
अब इस स्थिति में क्या आ गया, ये क्यू है, ये क्यू है। अब यहाँ पर क्या विपरीत प्रकृति के आवेश हो गए, तो क्या हो जाएगा, एफ रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा। तो लिखेंगे एफ रिपल्सन फोर्स इक्वल टू क्या, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम लिखेंगे के Q1 का मान भी Q है, Q2 का मान भी Q है, R का मान उस R2 स्क्वायर हो जाएगा, दूरी वही है तो हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल हो जाएगा के Q स्क्वायर बटे आर स्क्वायर एफ रिपल्सन फोर्स। हम देखेंगे आकर्षण बल का मान। देखिए समीकरण 1 में जो आया 8K स्क्वायर पान आर स्क्वायर, अगर यहाँ पर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 8K स्क्वायर बटे आर स्क्वायर 1/8 हो जाएगा। तो 8K स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 8K स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का जो वैल्यू है ये क्या है, एफ एट्रैक्शन। तो यहाँ से लिखेंगे हम एफ रिपल्सन फोर्स इक्वल टू हो जाएगा 1/8 हो जाएगा एफ एट्रैक्शन हो जाएगा। और एफ एट्रैक्शन का वैल्यू प्रश्न में दिया है एफ हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एफ रिपल्सन फोर्स इक्वल टू हो जाएगा F/8। इसका तात्पर्य क्या हुआ, जब दो गोले थे जिन पर आवेश जो एक निश्चित दूरी पर रखे गए हैं, जिन पर आवेश +4Q है, एक पर -2Q गुलाम का आवेश है, उस पर कार्य करने वाला बल F था। और जब इन दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो नए बल की गणना करनी थी, तो वह नया बल क्या होगा, एफ रिपल्सन फोर्स नया बल होगा, एफ इक्वल मतलब एफ जो नया बल होगा वह पुराने वाले बल का 1/8 गुना हो जाएगा। और जो बल की प्रकृति हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, प्रतिकर्षण हो जाएगा, रिपल्सन फोर्स हो जाएगा। अर्थात स्पर्श कराने के बाद का जो बल होगा वह स्पर्श कराने के पहले के बल का 1/8 गुना होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से आप नोट्स बना सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दो धन परीक्षण आवेश Q1 तथा Q2 हैं जो आपस में 0.1 मीटर दूरी पर रखे गए हैं। अगर वो धन परीक्षण आवेश मीन्स धनात्मक हो गए, अगर धनात्मक हो जाएंगे तो उन पर कार्य करने वाला जो बल होगा प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो उन पर कार्य करने वाले प्रतिकर्षण बल का मान कितना है, 18 न्यूटन का है। और इन दोनों जो Q1 Q2 का जो योग है वो 9 माइक्रोकूलम का है। तो अलग अलग परिमाण की गणना हमें करनी है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दो धन परीक्षण आवेश Q1 तथा Q2 हैं जो आपस में 0.1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, जिन पर कार्य करने वाले प्रतिकर्षण बल का मान 18 न्यूटन का है। जिन पर कार्य करने वाले प्रतिकर्षण बल का मान 18 न्यूटन है। यदि उन दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम का हो तो उस पर आवेश के अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं एक Q1 कूलाम का आवेश है और दूसरा Q2 कूलाम का आवेश है। इनके बीच की दूरी क्या है, R बराबर 0.1 मीटर है। R बराबर 0.1 मीटर दिया गया है। ये R बराबर 0.1 मीटर दिया गया है। यहाँ से कह रहा है इन पर एक सजाती आवेश है, ये भी धन है ये भी, तो इस पर जो बल कार्य करेगा कार्यक्रम प्रतिकर्षण बल का मान कितना हो जाएगा, 18 न्यूटन हो जाएगा। यदि कह रहा है यदि इन दोनों आवेशों का योग Q1 प्लस Q2 का जो मान है वो 9 माइक्रोकूलम है तो Q1 बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, Q2 बराबर क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बोर्ड में पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन क्या कहा है, दो धन परीक्षण आवेश Q1 तक Q2 है, जो दो धनावेश Q1 तक Q2 हैं जो आपस 0.1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं और धनावेश लिए प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और इस पर कार्य करने प्रतिकर्षण बल का मान 18 न्यूटन का है। यदि इन दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो इन पर उन आवेशों का अलग अलग उन आवेशों के परिमाण को अलग अलग गणना हमें करनी है, अर्थात Q1 और Q2 की गणना हमें करनी है। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, Q1 और Q2 की मध्य रिपल्सन फोर्स कार्य कर रहा है। तो लिखेंगे Q1 तथा Q2 की मध्य कार्य करने वाला परिणामी बल F परिणामी बल कार्य करने वाला प्रतिकर्षण बल लिखेंगे हम, कार्य करने वाला प्रतिकर्षण बल F इक्वल्स टू 18 न्यूटन है। तो F रिपल्सन फोर्स कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो कूलाम के नियम से, तो कूलाम
के नियम से, तो कूलॉम के नियम से क्या हो जाएगा, F रिपल्सन फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो F रिपल्सन फोर्स का मान कितना है, 18 दिया है, और के बराबर क्या हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा, 9 × 10 घाते 9 हो जाएगा, 9 × 10 घाते 9 हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यही हो जाएगा, तो 9 × 10 की घात 9 हो जाएगा के का वैल्यू, और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, R का 0.1 मीटर है, तो 0.1 मीटर का होल स्क्वायर, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 2 इक्वल हो जाएगा 10 की घात 9, और 0.1 का होल स्क्वायर मतलब 0.01 हो जाएगा Q1 इंटू Q2, इसका मल्टीप्लाई इस साइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2 × 0.01 का मतलब 10 घाते -2 हो जाएगा, और बटे 10 की घात 9 हो जाएगा, बराबर Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो 2 × 10 की घात -2, 10 की घात -9 हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 10 की घात -11 हो जाएगा Q1 इंटू Q2। इसमें क्या करेंगे, 10 से गुणा 10 से भाग देंगे, 10 से गुणा करेंगे 20 बटे 10 × 10 की घात -11 हो जाएगा Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। 10 ऊपर जाएगा तो इसकी घात 20 × 10 की घात -1 हो जाएगा, 10 की घात -11 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा Q1 इंटू Q2। तो इसका जो वैल्यू आएगा हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बराबर 20 × 10 की घात -12, क्या हो जाएगा, 20 × 10 की घात -12 हो जाएगा। यहाँ से इसका जो परिमाण है इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण हम मान लेते हैं, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण क्या बन जाएगा 2। हम यहाँ पर Q1 + Q2 दिया गया है, यदि हमें Q1 - Q2 मिल जाता तो हम Q1 - Q2 प्राप्त कर लेते इससे, और Q1 - Q2 को जोड़ घटाकर हम Q1 Q2 का मान ज्ञात कर लेते। लिखेंगे हम जानते हैं Q1 - Q2 बराबर अंडर रूट में फार्मूला होता है Q1 + Q2 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -4 Q1 इंटू Q2, ये क्या हो जाएगा -4 Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। तो Q1 - Q2 बराबर अंडर रूट में Q1 + Q2 का होल स्क्वायर कितना है, Q1 + Q2 का 9 माइक्रो कूलम, और 1 माइक्रो कूलम में 10 घाते माइनस क्या हो जाएगा 6 माइक्रो कूलम, तो 9 × 10 की घात -6 पूरे का होल स्क्वायर -4 Q1 इंटू Q2 का मान, Q1 इंटू Q2 का मान कितना आया है 20 × 10 की घात -12। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 10⁻⁻12 हो जाएगा, -80 हो जाएगा 10⁻⁻12 हो जाएगा। इसको लिखेंगे हम 10⁻⁻12 पूरे में क्या है कॉमन है 81 -80 हो जाएगा 10⁻⁻12 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम 1 10⁻⁻12, 1 10⁻⁻12 को लिख सकते हैं 1 10⁻⁻6 पूरे का होल स्क्वायर, बाहर निकलेगा हो जाएगा 10⁻⁻6, 1 10⁻⁻6 हो जाएगा कूलम। तो 1 माइक्रो कूलम में 10 घात -6 कूलम होता है, इसको क्या लिखेंगे हम 1 माइक्रो कूलम। Q1 - Q2 का मान आ गया, इस समीकरण क्या कितना हो जाएगा 3। हम यही चाहते भी थे, हमें Q1 + Q2 का मान दिया गया था, यदि हम Q1 - Q2 का मान निकाल ले जाते तो दोनों को सरल करके हम Q1 Q2 का मान ज्ञात कर सकते, और मैंने जो हम चाह रहे थे वही हमने प्राप्त भी किया। अब क्या लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से, तो हो जाएगा Q1 + Q2 बराबर कितना है 9 माइक्रो कूलम, Q1 - Q2 का मान कितना है 1 माइक्रो कूलम, ये जोड़ देंगे तो 2Q1 बराबर 10 माइक्रो कूलम, 2 5 × 10 हो जाएगा, तो Q1 बराबर हो जाएगा 5 माइक्रो कूलम। Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ से हो जाएगा, जब Q1 का मान समीकरण 1 में रखें, Q1 का मान 5 माइक्रो कूलम आया है, तो हो जाएगा 5 माइक्रो कूलम प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलम, तो Q2 बराबर हो जाएगा 9 माइक्रो कूलम -5 माइक्रो कूलम, तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा 4 माइक्रो कूलम।
अर्थात Q1 का मान क्या हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम और Q2 का मान कितना हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम। ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। हमने उन्हीं क्वेश्चनों को बताया जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है।